हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जो हम लोगों का पार्सन से चल रहा था टॉपिक, और उसके आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, यानी कि उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनके पैटर्न वेरिएबल और उनका जो फंक्शनल थ्योरी है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पे चलने से पहले आप मेरी जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पे। पहली बात हम लोग कर लेते हैं पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था, यानी कि सोशल सिस्टम की। तो पार्सन्स जो सामाजिक व्यवस्था का प्रयोग दो कर्ताओं और दो समाजों या दो समूहों के बीच के जो संबंध होते हैं उसके संदर्भ में करते हैं, वो सामाजिक व्यवस्था की बात। पार्सन्स कहते हैं कि व्यवहार और संबंध, परिस्थिति और भूमिका इस प्रणाली में संस्थाबद्ध हो जाते हैं और इसी के द्वारा सामाजिक जो व्यवस्था है उस प्रणाली का निर्माण होता है। पार्सन्स सामाजिक प्रणाली के साथ ही तीन अन्य प्रणालियों की उपस्थिति दर्ज करते हैं। यानी कि पार्सन्स कहते हैं कि जब सामाजिक व्यवस्था में जब कोई व्यवहार संस्थाबद्ध हो जाता है, यानी कि प्रतिमान और मूल्यों के अनुसार उसको दिशा निर्देशित किया जाता है, तब हम वहाँ कहते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था है और इस व्यवस्था में कई प्रणालियों का समावेश होता है। इन प्रणालियों के साथ ही कई उप प्रणालियों का भी समावेश यहाँ पे होता है, लेकिन हम पहले प्रणालियों की बात कर लेते हैं जो पार्सन्स बोलते हैं। पार्सन्स ने तीन प्रणालियों की यहाँ पर बात करते हैं। पहली उनका है व्यक्तित्व प्रणाली। व्यक्तित्व प्रणाली मीन्स पार्सन्स का मीन्स है कर्ता, यानी कि स्वयं व्यक्ति। दूसरा ये बात करते हैं सांस्कृतिक प्रणाली की। परिस्थिति, इसका मतलब होता है परिस्थिति और भूमिका से मानदंड जो मूल्यों को सुसंगत बनाते हैं। थर्ड है इनका भौतिक पर्यावरण, यानी कि जिस समाज में रहते हैं वहाँ की जो भौतिक पर्यावरण है वह समाज उसके साथ अनुकूलन करता है या समायोजन करता है। सामाजिक क्रिया को सामाजिक प्रणाली तथा विप्रणालियों से संबद्ध कर पार्सन्स ने प्रणालियों उप प्रणालियों के वृत्त प्रतिरूप की रचना की है ना। उन्होंने कहा कि केवल प्रणालियाँ ही नहीं, प्रणालियों में भी कई उप प्रणालियाँ होती हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में कई प्रारूप देखने में आते हैं, उसमें बहुत से नियम होते हैं। ये सब नियम क्या है, प्रतिमान क्या है, उप प्रणालियाँ हैं जिसके पार्सन्स के अनुसार, और ये सब प्रणालियाँ मिलकर जो परिवार है उसको एक नई प्रणाली के रूप में विकसित करती है, और यह परिवार ही संस्था से संबद्ध होकर एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। पार्सन्स से कहते हैं कि जब कर्ता किसी क्रिया को करता है तब उसके लक्ष्य होते हैं। हमने पहले बताया था सोशल सिस्टम में कि पार्सन्स कहते हैं कि व्यक्ति के लक्ष्य होते हैं। व्यक्ति जब तक कोई क्रिया नहीं करता जब तक उसके पास कोई लक्ष्य ना हो, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं पार्सन्स कि जब कर्ता किसी क्रिया को करता है तो उसके लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कर्ता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, है ना, और उनमें अंतर क्रियाएं होती हैं, और ये जब वो बार बार लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे के संपर्क में आकर अंतर क्रियाएं करते हैं तो ये अंतर क्रियाओं के द्वारा ही उनमें एक सहमति हो जाती है, सहमति विकसित होती है। परिणाम स्वरूप अंतर क्रिया प्रतिमान बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि हम अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार उसी मुंह से गुजर रहे हैं, है ना, उसी चीज़ से गुजर रहे हैं, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, तो हम लोग धीरे धीरे उसको एक प्रथा या आप कह लीजिए संस्था या सहमति विकसित कर लेते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि हम ये स्थापित करते हैं कि व्यक्ति मरणशील है, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो इस आधार पर हम जब बार बार उसी चीज़ को अंतर्क्रिया करते हैं, देखते हैं, अंतर्क्रिया देखते हैं, तो हम ये प्रतिमान स्थापित कर लेते हैं कि व्यक्ति मरणशील है, उसको एक ना एक दिन मरना है। तो ये जो चीज़ है यही बात पार्सन्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही थी कि यही बात ये पार्सन्स कहते हैं, यानी कि बार बार जब हम अंतर्क्रियाएं करते हैं तो ये अंतर्क्रियाएं सहमति बन जाती हैं, यानी कि जो पूरा समूह है इससे सहमत हो जाता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अमुक साधन होना चाहिए।
और वो अमुक साधन धीरे धीरे क्या हो जाता है, एक प्रतिमान बन जाता है, यानी कि एक मूल मानदंड बन जाता है जिसके अनुसार सभी सामाजिक जो उसके सदस्य हैं, समूह के सदस्य हैं, उनको मानना पड़ता है। इस आधार पर पार्सन समाज की व्यवस्था की परिभाषा देते हैं कि संस्थागत प्रतिमानों को अवधारणात्मक स्तर पर समाज की व्यवस्था कहा जा सकता है। पार्सन सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा के 3 महत्वपूर्ण लक्षण बताते हैं। पहला है विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता। वो कहते हैं, पार्सन्स कहते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था में भी जो विभिन्न भाग हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि जाति है ना, भारतीय समाज में जो जाति है वो जाति क्या है, इसी तरह की है ना कि वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। प्रत्येक जाति के अपने कार्य होते हैं और वो अपने अपने कार्यों करती हैं, लेकिन अपने कार्यों को करते हुए भी एक दूसरे पर वो निर्भर करती हैं। अगला वो बताते हैं पार्सन से व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व रहता है। पार्सन से कहते हैं, पार्सन्स के अनुसार कि ये जो व्यवस्था है इसमें ऐसा नहीं है व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था बन गई तो वो मतलब स्थिर हो गई पूरी तरह से, वो बदलती नहीं है। लेकिन सामाजिक जो व्यवस्था होती है वो गतिशील होती है, उसमें परिवर्तन आता है। लेकिन पार्सन्स कहते हैं कि जब सामाजिक व्यवस्था होती है उसमें जब परिवर्तन आता है तो ये संस्थाएं भी बदलती हैं। ऐसा नहीं कि जो संस्था मानदंड जो बना दिए गए हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो भी अपने समय के अनुसार अपने आप को चेंज करते हैं। लेकिन फिर भी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो एकता है या कह लीजिए जो संतुलन है वो बना रहता है, वो बिगड़ता नहीं है। आगे पार्सन से व्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हुए कहते हैं कि व्यवस्था जहाँ एक और यथास्थिति बनाए रखती है यानी कि संतुलन बनाए रखती है, वहीं लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए अनुकूलन भी करती है, यानी कि समायोजन भी करती है। यह अनुकूलन ही व्यवस्था को बनाए रखता है। पार्सन ने क्रिया व्यवस्था के आधार पर सामाजिक व्यवस्था का विवरण दिया है। व्यक्ति जब क्रिया करता है तो वह मानक मूल्यों पर निर्भर करता है और उसके पास कई विकल्प होते हैं, यानी कि जो भी सामाजिक व्यवस्था है उसकी अपनी सांस्कृतिक ढांचा होता है, अपने मानक मूल्य होते हैं। वो जो व्यक्ति उस सामाजिक व्यवस्था में क्रिया कर रहा है, सोशल एक्शन कर रहा है, उसके पास कई विकल्प होते हैं। वो उन विकल्पों का चुनाव करके ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति भूखा है, पेट भरना चाहता है, तो वे उसके पास कई विकल्प होते हैं पेट भरने के। ये भी हो सकता है कि वो उन मानक मूल्यों से प्रभावित होकर मेहनत करके अपना पेट भरे, जो नैतिकता कहती है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि उसमें से ये भी हो कि चोरी करें। तो इस तरह के अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने मानक मूल्यों को डिसाइड करते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। जबकि हम सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो मानक मूल्य नैतिकता होती है, सामाजिक जो व्यवस्था में जो सकारात्मक होते हैं वो पूरी सर्वव्यापकता लिए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पार्सन्स हैं वो केवल कर्ता के संदर्भ में, यानी कि जो व्यक्तित्व प्रणाली है उसके संदर्भ में ही मानक मूल्यों की बात करते हैं। यानी कि कर्ता पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के मानक मूल्यों को अपनाता है। उसके पास कई विकल्प होते हैं। ये मानक मूल्य ही उसके संसाधनों को, यानी कि जो सुविधाएं हैं, संसाधन है, उसको डिसाइड करते हैं। आगे जो पार्सन्स हैं पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं। वो कहते हैं जब कोई कर्ता दूसरे व्यक्ति के साथ अंतर क्रिया करता है तो उस व्यक्ति को पार्सन्स क्या कहते हैं, ईगो। और सामने वाले व्यक्ति जिस जिस व्यक्ति के साथ अंतर क्रिया कर रहा है उसको वो कहते हैं आल्टर। ठीक है, आल्टर कहते हैं। अंतर क्रिया करने में आल्टर और ईगो दोनों के व्यक्तित्व, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपना एक अस्तित्व होता है। वो दूसरे व्यक्ति अस्तित्व से नहीं हो सकता, है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति सेम नहीं हो सकते, सेम नेचर नहीं हो सकता है उनका, उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण सेम नहीं हो सकता है। तो पार्सन्स यही यहाँ बात कर रहे हैं कि जो कर्ता होता है, यानी कि जो कर्ता है यानी कि ईगो, और जो जिसके साथ अंतर क्रिया कर रहा है वो आल्टर,
वो दोनों की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो प्रणालियाँ हैं या व्यवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। यानी कि उसमें से कह लीजिए कि जब ये दोनों एक दूसरे से क्रिया करते हैं, सामाजिक क्रिया करते हैं, तो उनमें आपस में बड़ी दुविधा रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है। व्यवहार की इस अंतरक्रिया की इस दुविधा को पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल कहते हैं। कई बार पैटर्न वेरिएबल को द्विभागीकरण के नाम से जाना जाता है और यह सांस्कृतिक मानक मूल्यों, भूमिकाओं, व्यवस्थाओं पर निर्भर करता है ना। यहाँ पर असमंजस क्यों? असमंजस इसलिए कि करता ये समझ नहीं पाता है कि वो किस आधार पर व्यवहार करे उसका, क्योंकि दोनों के जो नेचर हैं, दोनों के दृष्टिकोण हैं वो चेंज हैं, ये सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं चेंज हैं। तो कर्ता को ये डिसाइड करना होता है कि वो किस आधार पर उस सामने वाले यानी कि अल्टर से अपनी अंतःक्रिया करे। यही कन्फ्यूज़न पार्सन्स यहाँ बोलते हैं, ये कन्फ्यूज़न ही पैटर्न वेरिएबल को जन्म देती है। पार्सन्स पैटर्न जो वेरिएबल है उसके 5 भागों में उसको बांटते हैं। पहले वो बात करते हैं भावात्मकता या भावात्मक तटस्थता की। वो कहते हैं कि यह एक ऐसी दशा होती है, इस दशा में कर्ताओं के बीच अंतरक्रिया होती है और इस दशा में व्यक्ति या कर्ता भावात्मक हो सकता है, भावनात्मक हो सकता है, या वे एश में आकर चिल्ला सकता है ना। संवेग, जिसको आप संवेग कहते हैं, वही पार्सन्स के लिए क्या है? भावात्मक है ना। चिल्ला सकता, रोना, क्रोध होना, क्रोधित होना, ये सब क्या है? संवेग है व्यक्ति के। तो यही वो बात कर रहे हैं कि व्यक्ति आवेश में आकर चिल्ला सकता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, आपके किसी प्रिय के दुखद समाचार आ जाए आपके पास, तो आप क्या एकदम से चिल्ला पड़ते हैं, रो सकते हैं, खूब दहाड़े मार मार के रो सकते हैं। आपका कोई नुकसान हो जाए, आप चिल्ला सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। तो इस तरह के जो अचानक ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या हैं? ये आवेश में आकर आपकी जो भावात्मक क्रिया है वो आ रही है सामने। भावात्मक क्रिया का एक दूसरा पहलू पार्सन्स कहते हैं कि कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो संवेगात्मक गतिविधियाँ हैं उसमें उसको कर्ता आवेश में आकर दिखाने की बजाय उसको दबा देता है ना। मान लीजिए आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं और आपको कोई ऐसा, मान लीजिए कि दुखद समाचार मिला और आपने अपने जो दुख है, अपने अंदर के दुख को दबा दिया, क्योंकि आप ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जहाँ वो जो चीज़ कार्य करने के लिए आप गए हैं, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए गए हैं, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करते हैं बहुत लोग, वो अपने जो आवेश है, अपना जो संवेग है, उसको वहीं पर दबा देते हैं। दूसरा वो बताते हैं विवरण और विशिष्टता की बात करते हैं, यानी कि विवरण का जो अर्थ होता है कई मायनों में बिखरा हुआ मानते हैं पार्सन्स, जबकि वो विशिष्टता का तात्पर्य बताते हैं कि किसी मुद्दे की कुशलता से होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, जैसे अगर हम चिकित्सा विज्ञान में देखते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, एक विशेषज्ञ होते हैं ना, हृदय रोग विशेषज्ञ है ना, हाथ कान गले के डॉक्टर या रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ये क्या है? ये अपने अपने कार्य में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं, यानी अपने अपने क्षेत्र में ये विशिष्ट हैं, इसीलिए ये विशिष्टता की यहाँ पर बात करते हैं पार्सन्स। सर्वव्यापकता और पृथक्करण की बात करते हैं वो आगे, कि कर्ता जब अंतःक्रिया की प्रक्रिया में शामिल होता है तब उसके सामने दुविधा होती है कि वह सर्वव्यापकता के मूल्यों पर अपना व्यवहार करे या आर्टर को देखकर अपनी गतिविधियों को निश्चित करे, है ना। उसको ये नहीं समझ में आता है कि उस यहाँ पर उसको अपनी दुविधा है कि जब अंतरक्रिया कर रहा है तो किस किस आधार पर करे। जो सर्वव्यापक मूल्य है, मानक मूल्य जो माने जाते हैं, प्रतिमान माने जाते हैं, उनको ध्यान में रखकर करे कि सामने जो जिसके साथ अंतरक्रिया कर रहा है, सामने वाले व्यक्ति के साथ, जिसको पार्सन्स अल्टर कहते हैं, कि उसके जो सांस्कृतिक और सामाजिक व्यवस्था की जो प्रणाली है उसके हिसाब से उसे व्यवहार करे। ये यहाँ पर दुविधा प्रकट करते हैं कर्ता के सामने। अगला है बोलते हैं उपलब्धि और आरोपण। पैटर्न वेरिएबल जो होता है उसकी समस्या यह होती है कि अंतरक्रिया करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका मूल्यांकन किस पैमाने पर किया जाए, क्योंकि पैमाना 2 प्रकार का होता है, पार्सन्स कहते हैं। पहला प्रदत्त और दूसरा है अर्जित। वो कहते हैं पहला कर्ता के जन्मजात लक्षण, जैसे इसका रंग है, जाति है, जेंडर है, परिवार है, ये सब क्या है,
उसको जन्मजात मिले हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा, कर्ता को स्वयं के उपलब्धि, उसकी योग्यता, उसकी नैतिकता, काम करने की क्षमता, ये स्वयं कर्ता द्वारा अर्जित होते हैं। इसके सामाजिक व्यवस्था में ही आगे वो प्रकार्यात्मक सिद्धांत की बात करते हैं पार्सन्स। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था या क्रिया के लक्ष्य होते हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए उसे अपने आप को इन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए वे अपने आप को ढालते हैं, अनुकूलन करते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए भी यथास्थिति यानी कि संतुलन बनाए रखते हैं। और यह व्यवस्था में एकीकरण को बनाए रखता है। जो यथास्थिति है वो सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण को बनाए रखता है। और एकीकरण ये सब मिलकर सामाजिक व्यवस्था में क्रिया करने वाले जो एक से अधिक व्यक्ति हैं उनको एक सूत्र में बनाए रखता है। और ये सब और जो एकीकरण का ये कार्य करते हैं इसे ही पार्सन्स क्या कहते हैं कि कोई भी गतिविधि प्रकार तब बन जाती है जब सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। यानी कि जो भी कार्य सामाजिक व्यवस्था में चल रहे हैं वो सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण या एक सूत्र में परोते हैं, तो वे सभी गतिविधि पार्सन्स के अनुसार क्या है, प्रकार्य है। पार्सन्स इसकी व्याख्या है उन्होंने सोशल सिस्टम में की है ना, अभी बताया था ना, सोशल सिस्टम में आगे उन्होंने लिखा है। वो कहते हैं व्यवस्था की जो सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति या सामूहिकता है और इसका सबसे छोटा कार्य क्या है, इकाई है। उन्होंने कहा है इसका सबसे छोटा कार्य इकाई है। पार्सन्स ने इस व्यवस्था के लिए 4 प्रक्रियात्मक आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे लक्ष्य, अनुकूलन, यथास्थिति, लेटेंसी जिसको कहते हैं एकीकरण, ये 4 तत्व उन्होंने प्रयोग किए हैं। इसको 4 पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं भी कहा जाता है, एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें पहला हम लक्ष्य की बात कर लेते हैं। किसी व्यवस्था, पार्सन्स कहते हैं किसी भी सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसके अंदर लक्ष्य निहित नहीं होते हैं बल्कि उसके बाहर लक्ष्य निहित होते हैं। और सामाजिक व्यवस्था को प्रयास यह होता है कि वह इन लक्ष्यों को प्राप्त करे और प्राप्त करने के लिए वो जो साधन सुविधाएं अपना रहा है उनका जो प्रयोग है ना, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें जो साधन सुविधाएं हैं उसका प्रयोग वह लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए करे। जो भी उसके पास जो भी सामाजिक व्यवस्था में रह रहा है जहाँ उसके हिसाब से साधन सुविधाएं जिस तरह की हैं उन्हीं व्यवस्थाओं को वो लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपको IAS ऑफिसर बनना है ना, तो आप ऐसे सामाजिक व्यवस्था में अगर रहते हैं जहाँ आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर जो उपलब्ध उपकरण होंगी ऑनलाइन कोचिंग होगी या ऑफलाइन कोचिंग होगी, आप अपनी सुविधा के अनुसार उनको उस हिसाब से ये साधन सुविधाएं प्राप्त करके अपने लक्ष्य यानी कि IAS बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रही थी। दूसरा है अनुकूलन। इसका मतलब यह है कि सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भौतिक पर्यावरण में जो भी सुविधा उपलब्ध है उनका संग्रहण किया जाए और संग्रहण के बाद इन सुविधाओं को इस भांति संपूर्ण व्यवस्था में फैला दिया जाए कि व्यवस्था अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो सके, है ना। लक्ष्य प्राप्ति संग्रहण कर लिया जाए। संग्रहण क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो हम एक दूसरे के ज्ञान को, पार्सन्स कहते हैं कि हम एक दूसरे के ज्ञान को संग्रहण कर ले ताकि हमारे पास इतना ज्ञान, इतना नॉलेज इकट्ठा हो जाए कि हम उसको पूरी सामाजिक व्यवस्था में फैला दें और इन जो नॉलेज है इसके आधार पर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आराम से कर सकते हैं, जो भी लक्ष्य हमारे निर्धारित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, किसी से PDF मांगते हैं, किसी से बुक पूछते हैं, तो क्या होता है, ये संग्रहण ही चल रहा है ना, उस नॉलेज को इकट्ठा करने, अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, आप इधर से नॉलेज बटोर रहे हैं, उधर से नॉलेज बटोर रहे हैं, PDF भी हो जाए, आपके पास बुक भी हो जाए, कोचिंग भी हो जाए, किसी के पास पहले के आप नोट्स पढ़े हैं या उसके क्वेश्चनार है तो वो सब इकट्ठा हो जाए, तो ये सब क्या संग्रहण कर रहे हैं ना। उसके बाद आप इन चीज़ों को किसी और से शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह की वो नॉलेज की यहाँ बात कर रहे हैं पार्सन्स। लेटेंसी या यथास्थिति, इसका तात्पर्य यह है कि व्यवस्था में यथास्थिति बनाए रखना यानी कि संतुलन को बनाए रखना। पार्सन्स जब लेटेंसी की बात करते हैं तो कहते हैं कि प्रक्रियात्मक पूर्व आवश्यकता की 2 समस्याएं होती हैं। पहला, व्यवस्था में प्रतिमान बनाए रखना और इसका
संबंध इस तथ्य से निहित है कि सामाजिक व्यवस्था में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं किस भांति अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं। दूसरी समस्या संघर्ष और तनाव के निराकरण की होती है कि इन दोनों में स्थितियों में व्यवस्था में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि जब चेंजेस होंगे तो जाहिर बात है कि संस्थाएं और नियम प्रतिमान चेंज होंगे, तो व्यक्ति किस नियम की संस्था के आधार पर अपने कार्यों का संपादन कर रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा से जो परिवर्तन हो रहा है उससे हो सकता है किसी भाग में तनाव हो रहा हो, किसी भाग में तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा कर हो रही हो, तो इस संघर्ष तनाव का निराकरण कैसे किया जाए जो व्यवस्था में संतुलन बनाए रखे, इस बात को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, पार्सन्स कहते हैं। आगे वो कहते हैं एकीकरण की बात करते हैं। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में यथास्थिति बनाए रखने के लिए इन विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना पड़ता है। समन्वय की इस स्थिति के उद्देश्य स्थिति जो व्यवस्था होती है ये क्या करती है, संतुलन लाती है। समन्वय यानी कि एक दूसरे से समझौता या अनुकूलन करना। एकीकरण का उद्देश्य व्यवस्था में संपूर्ण इकाइयों को एक सूत्र में बांधने से होता है। वो कहते हैं जब सामाजिक व्यवस्था संतुलन यानी कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए क्या करती है, जो विभिन्न भाग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न प्रणालियाँ हैं, उपप्रणालियाँ हैं, उसमें क्या करती है, अनुकूलन करती है, समन्वय करती है उनका, ताकि ये सामाजिक व्यवस्था को एकीकरण बनाए रख सके। क्योंकि अगर कहीं भी संघर्ष होगा लेकिन आपका जो सामाजिक व्यवस्था है पूरी तरह से हो रही है, तो किसी एक भाग में अगर संघर्ष या तनाव हो रहा है तो भी सामाजिक व्यवस्था क्या होगी, वो टूटेगी नहीं, है ना। सामाजिक व्यवस्था टूटेगी नहीं, वो अपना संतुलन बनाए रख सकेगी। तो यही पार्सन्स बोल रहे हैं। यानी आप कुल मिला के कह सकते हैं कि पार्सन्स जो है वो एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि यहाँ जहाँ सब लोग उस व्यवस्था में मिलजुल कर रहें और समाज में संतुलन बनाए रखें। यही है पार्सन्स का प्रक्रियात्मक सिद्धांत। आई होप कि आपको तीनों जो थ्योरी मैंने बताई है, सोशल सिस्टम, पैटर्न, वेरिएबल और प्रक्रियात्मक सिद्धांत की, आपको समझ में आ गई होगी। बहुत इजी ढंग से मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, तो एक क्लास हम लोग उस पर कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लेकिन जाने से पहले आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।